मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। दुनिया में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं ना कि कई बार लगता है कि उन घटनाक्रमों के तार कैसे जोड़े जाएं। और कई बार ये भी लगता है कि भारत के लिहाज से ये सब कुछ जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो युद्ध तो कभी भी अच्छा नहीं है, और हम भारत के लोग, हम हिंदू लोग जो है वो तो युद्ध चाहते ही नहीं, वो तो शांति के पक्षधर हैं, मर्यादा के पक्षधर हैं। लेकिन दुनिया ही जब अमर्यादित है तो उसमें ये चाहना ये बहुत कोई काम नहीं करता है। अब लेकिन इसके बीच में हमें अपनी भूमिका, अपनी गतिविधि वो देखनी होती। अब अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर, उसका एक ये बयान है और वो आपको मैं सुनाता हूं। कतर कंडेम्स इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स ईरानियन टारगेटिंग ऑफ एनर्जी फैसिलिटीज इन सऊदी अरेबिया एंड यूएई को, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये मैं देख रहा हूं कि ये लिखा गया है। और वो लिखते हैं, स्ट्रेसिंग द नीड टू स्पेयर द रीजन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज अनजस्टिफाइड अटैक्स एंड टू वर्क टूवर्ड्स डी एस्केलेशन टू रीस्टोर रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। अब इसी के पहले की एक दूसरा वाला भी सुन लीजिए। कतर डिक्लेयर्स ईरानियन एम्बेसी मिलिट्री सिक्योरिटी अटैचीज पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब समझ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब ये लोग यहां रहने लायक नहीं है, उस देश में अस्वीकार्य हैं। और अगर किसी देश के दूतावास में रहने वाले लोगों को, उनको इस तरह से पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाए तो बड़ा सीधा से सीधा हुआ कि भाग जाओ भाई हमारे देश से। इसमें लिखा हुआ भी है, एंड रिक्वेस्ट दैट दे लीव द कंट्री विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के भीतर भीतर निकल जाए। अब जाहिर है ये यहां तक पहुंच गया है मामला, और जब यहां तक पहुंच गया है तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह आती है, ईरान ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, उस पर हमला किया है। ये रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया है और इट डिस्क्राइब्स द अटैक एज ए डेंजरस एस्केलेशन, ए फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड ए डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। यानी एक तरह से युद्ध उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां सब कुछ गड़बड़ होता दिख रहा है। अच्छा, इसके बीच में कतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति की बात कर रहा है। जो ईरान का पार्स गैस क्षेत्र है, अब कमाल की बात यह है कि जो इनका जो साउथ पार्स है वो कतर का नॉर्थ डोम है। तो ये जो साउथ पार्स गैस क्षेत्र है वहां हमला कर दिया ईरान ने। और ईरान ने जो हमला किया है, ये मतलब ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें 6% बढ़ गई। अब एक तो इजराइल लगातार, अली लारजानी बसीज का जो इंचार्ज था, अभी ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब भी मारे गए। अब लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है तो फिर खतरा बढ़ जाता है। रॉयटर की खबर में पढ़ रहा हूं, रॉयटर की खबर के मुताबिक पार्स दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का ईरानी हिस्सा है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया, गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों पर हमला हुआ। ईरान से इराक को गैस आपूर्ति रोक दी गई। इजरायली मीडिया ने बताया, इस हमले को इजराइल ने अमेरिका की सहमति से अंजाम दिया। अमेरिका के करीबी सहयोगी कतर ने भी इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। अब ये जरा समझने लायक मसला था। चूंकि ये स्थिति जो हो रही है तो क्या इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब जो अमेरिका है वो धीरे धीरे इससे निकलना चाह रहा है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है। इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट हैज वायलेंटली लैश्ड आउट एज मेजर फैसिलिटी नोन एज साउथ पार्स गैस फील्ड इन ईरान। वो कह रहे हैं गुस्से में जो ये कुछ किया है ईरान ने, जो दक्षिण पार्स गैस फील्ड है, गैस क्षेत्र है, वहां हमला कर दिया। रिलेटिवली स्मॉल सेक्शन ऑफ द होल हैज बीन हिट, करे छोटा हिस्सा वो हिट हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक
and the country of Qatar was in no way, shape, or form involved with it, nor did it have any idea that it was going to happen. डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं कि इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ पता नहीं था, कतर को तो एकदम नहीं पता था, किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं थी. Unfortunately, Iran did not know this or any of the pertinent facts pertaining to the South Pass attack and unjustifiably and unfairly attacked a portion of Qatar's LNG gas facility. वो कह रहे हैं ईरान जानता नहीं था, उसने कतर की गैस फैसिलिटी पर हमला कर दिया. नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल, ये कैपिटल में लिखा है पूरा, pertaining to this extremely important and valuable South Pars field unless Iran unwisely decides to attack a very innocent, in this case Qatar, in which instance the States of America, with or without the help of or consent of Israel, will massively blow up the entirety of the South Pars gas field at an amount of strength and power that Iran has never seen or witnessed before. भैया कितनी बार ये बोलोगे? ठीक है, ईरान को तबाह कर दिया, हर बार एक इतना बड़ा हमला करेंगे कि अब कोई समझ नहीं पाएगा. और ट्रंप साहब एक तरफ कह रहे हैं हमको उस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी, इजराइल कह रहा है अमेरिका की सहमति से हुआ है, कतर भी अब नाराज हो रहा है. तो ये क्या खेल खेल रहे हैं? I do not want to authorize this level of violence and destruction because of the long-term implication that it will have on the future of Iran. But if Qatar's LNG is again attacked, I will not hesitate to do so. Thank you for it. वही एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको स्वीकृति नहीं दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं लेकिन अगर कतर पर हमला हुआ तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं. तय करो भाई, तय करो. और अब जरा सुन लीजिए. Meanwhile, state actors present a risk broader in scope by seeking new capabilities in kinetic and cyber warfare. The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The IC assesses that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035, should Tehran attempt to pursue that capability. However, these assessments will clearly be updated as the full impact of Operation Epic Fury's devastating strikes on Iran's missile production facilities, stockpiles, and launch capabilities is. तुलसी गबार्ड बहुत साफ साफ कह रही हैं, बहुत साफ साफ कह रही हैं कि जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान पाक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कुड टारगेट यूएस. ये वहां की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड. उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत खतरा है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी हमारे लिए खतरा है. तो क्या अमेरिका इस युद्ध से धीरे 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 खुद को अलग कर रहा है? सवाल ये है, क्या अमेरिका पाकिस्तान पर वक्र दृष्टि वो लगाएगा, टेढ़ी करेगा अपनी नजर? ये समझना बहुत जरूरी है. और चूंकि वो धमकी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर क्या होगा? एक तरफ तो कह रहे हैं शांति, एक तरफ तो कह रहे हैं ये, तो दोनों कैसे चलेगा?
और ईरान की जहां तक तबाही की बात है, बर्बादी की बात है, तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। ईरान अब बचा थोड़ी ना है। और जाहिर है हमारा तो मसला ये है ना कि पाकिस्तान को अमेरिका कैसे देख रहा है। अब तुलसी गबार्ड ने इसमें बताया है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स द फिगर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 16,000 बाई 2035। ये वो बता रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द करंट एसएस नंबर ऑफ अराउंड 300। यानी 3,000 अभी मिसाइलें हैं, तब 16,000 हो जाएंगे 2035 तक। तो अमेरिका के लिए सामान्य बात नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? अरे वो तो मैन ऑफ पीस है। और उधर वो क्या डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका क्या कह रही है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर थ्रेट हैं। और 3,000 अभी तक इनके पास है, वो बढ़कर मिसाइल कैपेबिलिटी 16,000 हो सकती है 2035 तक। तो जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, उसमें अमेरिका की ये नए किस्म की चुनौती। और देखिए, पाकिस्तान मूलतः आतंकवादी मुल्क है, या कहें कि आतंकवादी ही वहां है। ठीक है, उसमें शामिल हो जाता है कि ठीक है भाई ये देश है वो देश है, लेकिन वो तो आतंकवादी ही हैं पूरी तरह से, इसको समझिए। और वहीं पर ओसामा बिन लादेन पाया गया था, एबटाबाद में। अब अमेरिका अपने हितों के लिए ये सब करने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है वो जो काम वो करने की कोशिश करता है इन हितों के लिए, तो क्या वो हमेशा उसी के काम का रह जाता है? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को इस तरह से वक्र दृष्टि अमेरिका की आ रही है, तो यूं भी मान सकते हैं कि ईरान के साथ वो युद्ध को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे तो ट्रंप का कुछ दिखता नहीं, सीधे ये भी नहीं दिखता है कि आज वो क्या कह रहे हैं, कल वो क्या कहने लगेंगे। अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलने लगेंगे। ये दोनों हो सकता है भाई, कितनी देर हो सकता है, थोड़ी देर में दोनों समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजराइल की वजह से फंसा, या अमेरिका जानबूझ के जो करना चाहता था वही कर रहा है? ये लोगों को सिर्फ कहने के लिए, कुवैत, कतर, इन सबको, विशेष करके कतर को समझाने के लिए सब कर रहा है? तो ये मतलब इसमें कोई भ्रम नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि इस वक्त जो स्थिति है उसमें भारत जहां पर खड़ा हुआ है। देखिए, अगर लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई चलती रहेगी, तो फिर तो कोई दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। अब जैसे यही जो हमला हुआ है, ये जो उस पर जो साउथ पोर्स पर, तो भैया अगर साउथ पोर्स पर हमला हो गया, साउथ पार्स फील्ड, गैस फील्ड पर, तो फिर तो आप समझिए हड़कंप मच ही जाएगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो कतर का जो इलाका है ना, नॉर्थ फील्ड जो उसकी है, तो वो तो एकदम जुड़ा हुआ है। एक तरफ गड़बड़ होगी तो दूसरी तरफ भी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो दोनों अलग अलग हैं। और वो तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ईरान ने, जो इजराइल ने जो हमला किया और उसके बाद ईरान जिस तरफ जा रहा है, क्या ये बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है, समुद्री सीमा है। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूं कि समुद्री सीमा से जो बटा होता है उसको आप रोक नहीं पाते हैं। इधर से अगर खतरा बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी जाएगा, और कतर में अगर खतरा बढ़ गया, ईरान में खतरा बढ़ गया, तो फिर पूरी दुनिया में गैस का बहुत समस्या होने जा रही है, गैस की गंभीर समस्या होने जा रही है। तो ये समस्या आएगी तो भारत में भी आएगी, उसके लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका और जो ईरान के बीच में, इसमें जो स्थिति है वो दो के दोनों जो काम कर रहे हैं, एक तरह से उसको यूं भी मान लीजिए कि हमारे लिए बैलेंस ऑफ पावर का मसला है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसको समझिए। क्योंकि न तो ऐसे हम अमेरिका को कुछ कर सकते थे, न ईरान को कुछ कर सकते थे, और दोनों हमारे लिए दोस्त भी हैं, दोनों कई तरह से हमारे लिए गड़बड़ी भी करते हैं। तो दोस्ती दुश्मनी सब है, लाख कोई कहे,
तो उसके बीच में ये एक संतुलन की अवस्था है, बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कुछ ये कह रही है, पाकिस्तान का नाम लेके कह रही है, तो यकीन मानिए आखिर अमेरिका ने सबके बाद एबटाबाद से वो ओसामा बिन लादेन को उठाया था ना। और ये कौन जानता है कि हमास के और हिजबुल्ला के जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में न छिपे हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।